शब्बीर का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश के दौरान जहां उनसे शफकत बरतते हैं, वह उनकी कोताहियों और खामियों की इस्लाह के लिए उनसे सख्ती से भी पेश आते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रिहाइश पजीर एक मुशफ़िक बाप ने अपने 17 बरस के लड़के को उसकी खता पर बुरा भला कहा तो उसका बेटा नाराज हो गया। सबसे यही अपील है, अगर मेरा बेटा भी सुन रहा है, किसी मुश्किल में है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे, और मेरा बेटा अगर सुन रहा है ना तो जल्द से जल्द घर आ जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। 18 साला शाहजेब का अपनी बहन से झगड़ा हो रहा था। मामला कोई इतना संगीन नहीं था। बहन स्कूल का काम कर रही थी और भाई ऊंची आवाज में टीवी देख रहा था। शाहजेब की बहन टीवी की आवाज से परेशान हो रही थी। फिर वो अपनी जगह से उठी और टीवी का रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। टीवी बंद हुआ तो शाहजेब को गुस्सा आ गया। बहन टीवी बंद करने के बाद हाथ में रिमोट लिए जब वापस जाने लगी तो शाहजेब अपनी जगह से उठा और उसने बहन से रिमोट छीनने की कोशिश की। रिमोट दो मुझे। नहीं दूंगी भाई, मेरे इम्तिहान है, पढ़ने दे मुझे। तुम्हारे इम्तिहान है तो मैं क्या करूं? बड़ी आई पढ़ने वाली। रिमोट दो मुझे। नहीं दे रही। रिमोट दो। नहीं। छोड़ो। शाहजेब ने बहन के हाथ से रिमोट छीन लिया और बहन वहीं बैठकर रोने लगी। शाहजेब की माँ शोर शराबा सुनकर वहाँ आई तो बेटी को रोता देखकर परेशान हो गई। क्या तुम लोग हर वक्त लड़ते रहते हो? शाहजेब, तुमने कहा है कुछ बहन को? शाहजेब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम टीवी देख रहे हो। बंद करो टीवी। अम्मी मैं टीवी देख रहा था, इसने रिमोट छीन लिया। तो इसी से पूछ ले। मम्मी मैं कब से भाई को कह रही हूँ कि टीवी आवाज कम कर दे, लेकिन वो कर ही नहीं रहे और कब से मुझे चुड़ैल निकम्मा पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। शाहजेब, बहुत शर्म की बात है। तुम ना तो खुद पढ़ते हो ना बहन को पढ़ने देते हो। आज के बाद से टीवी नहीं खुलेगा। दो मुझे रिमोट। और तुम्हें भी इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अपनी कॉपी किताबें समेटो और कमरे में जाओ। शाहजेब गुस्से में पांव पटकता हुआ उठा और बहन को घूरता हुआ बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा कि उसी वक्त शाहजेब का बाप खुशगवार मूड में घर में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। क्या हो गया? मेरी बेटी क्यों रो रही है? अब्बू देखे ना, भाई को बहुत तंग करके रखा है उन्होंने, मुझे पढ़ने भी नहीं देते। क्या हुआ है? मैं बताती हूँ। आपका बेटा हाथों से निकला जा रहा है और आप हैं कि उससे कुछ कहते ही नहीं है। कहाँ गया है? घर से बाहर ही कहीं बैठा होगा सामने। शाहजेब, शाहजेब। बाप ने पलटकर शाहजेब को एक जोरदार आवाज लगाई तो शाहजेब मुंह लटकाए हुए अंदर आ गया। मैंने तुम्हें उस दिन भी मना किया था छोटी बहन को मत मारा करो। हाँ, मैं ही बुरा हूँ। सब मुझे ही बोलेंगे ना। अब तुमने जबान भी चलाना शुरू कर दी। तो क्या मैं बोलूँ भी नहीं? कौन करते हो? बाप को गुस्सा आया तो उसने शाहजेब पर हाथ उठा लिया, मगर शाहजेब की माँ ने अपने शौहर को रोक लिया और उसे कमरे में ले गई। इस वाकई के दूसरे दिन शाहजेब शाम के वक्त अपनी माँ से किसी काम का बहाना कहकर घर से बाहर निकल गया था। माँ रोकती रह गई मगर उसने पलट कर नहीं देखा। अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मी मैं छोटे बहन भाई को लेके आ रहा हूँ। वो खाला के यहाँ चले जाएंगे, तुम घर में बैठो। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बात तो सुनो। अरे शाहजेब, मेरी बात सुनो। शाहजेब ने माँ की बात हवा में उड़ा दी और घर से बाहर निकल गया। माँ बुर्का ओढ़कर उसके पीछे पीछे दौड़ी मगर शाहजेब बिजली की फुर्ती से कहीं गलियों में गायब हो गया। शाहजेब की माँ अभी घर की तरफ पलट ही रही थी कि उसका शौहर गली से आता दिखाई दिया। खैरियत, तुम यहाँ? वो शाहजेब घर छोड़कर चला गया, उसी के पीछे आई थी। क्यों? आपने जो कल उसे डांटा था। तुम फिक्र नहीं करो, दोस्तों में पास ही गया होगा, लौट आएगा। इस औलाद ने तंग करके रखा हुआ है मुझे। चल बैठो। रात गए थे जब शाहजेब लौट कर नहीं आया तो उसके बाप को तशवीश हुई और वो मोटरसाइकिल लेकर अपने बेटे को ढूंढने निकल गए। शब्बीर ने देखा कि शाहजेब का बाप शहर के मुख्तलिफ होटलों, गलियों और महल्लों में अपने बेटे को तलाश कर रहा था। जहां उसे शक होता कि शायद वो उसका बेटा हो, वो वहीं मोटरसाइकिल रोक देता, मगर शाहजेब के बाप को मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। रात गहरी होती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता शहर सन्नाटे में डूबता जा रहा था। दुकानदार दुकानें बंद कर रहे थे। शाहजेब के बाप की तशवीश बढ़ती जा रही थी। फिर उसने एक जगह मोटरसाइकिल रोक दी, चारों तरफ का जायजा लिया
और फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जरा सी डांट डपट से उसका बेटा घर छोड़कर चला जाएगा। उसकी आंखों के सामने एक दिन पहले के मनाजिर उभरने लगे। शाहजेब के वालिद ने दोबारा मोटरसाइकिल उठाई और घर के गेट के सामने पहुंचकर मोटरसाइकिल बाहर ही खड़ी कर दी। गेट खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बीवी इंतहाई परेशानी के आलम में थी। सारा शहर ढूंढा, कुछ पता नहीं चला कहाँ चला गया। बाजी क्या देखा? सब देख लिया, क्या करूं अब? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूं? हाँ, करवा दे। मेरा बच्चा कभी भी इतनी देर घर से बाहर नहीं रहा है। चलो फिर तुम भी चलो साथ। हाँ चलो, मैं बाहर नहीं जाती। शाहजेब के बाप ने अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पर बिठाया और फिर वो दोनों थाने रवाना हो गए। बेटी की तलाश में नाकामी के कुछ दिनों के बाद शाहजेब के बाप ने पुलिस में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का सोच ही रहा था कि एक दिन शाहजेब के वालिद को एक कॉल मौसूल हुई। शाहजेब के वालिद ने फोन उठाया तो उधर से कोई अजनबी बोल रहा था। कौन? आपका बेटा हमारे पास है। बेटे की जिंदगी चाहते हो तो 60 लाख रुपए। वो तो ठीक है भाई, लेकिन मेरे बच्चे से मेरी बात तो करा दो। अभी बात नहीं हो सकती, वो सो रहा है। 4 घंटे बाद फोन करूंगा, रखा हुआ मैं ना बेटे से ही बात करा दीजिए। हेलो हेलो शाहजेब का बाप हेलो हेलो कहता रह गया, लेकिन नामालूम मुबैना अगवाकार ने कॉल काट दी थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। थाने में शाहजेब के वालिद की मौजूदगी के दौरान भी नामालूम कॉल आई, लेकिन इसी के बाद 2-4 दिनों तक मुकम्मल खामोशी रही। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की यकीन दहानी की। एक दिन शाहजेब के वालिद को एक दूसरे नंबर से मैसेज किया गया, जिसमें बताया गया था कि मैसेज करने वाला उस मुबैना जगह का चौकीदार है जहां शाहजेब को कैद करके रखा गया है। शाहजेब का बाप मैसेज पढ़ता जा रहा था और उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। फिर उस मुबैना चौकीदार ने शाहजेब के वालिद से कहा कि अगर वो सिर्फ 60,000 की रकम उसे दे दे तो वो बच्चे को वहाँ से फरार करवा सकता है। मैसेज पढ़ने के बाद शाहजेब का वालिद किसी सोच में पड़ गया। वो ना चाहते हुए भी नामालूम मुबैना चौकीदार की बात पर यकीन करना चाह रहा था। मैसेज के बाद एक बार फिर शाहजेब के वालिद को जो कॉल आई वो हम आपको सुनवा देते हैं। अब मैं आपको बच्चा का पास खाना के लिए जाऊंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। उसको सिर्फ इतना बात बोलूंगा, अपने भाई बहनों में से किसी का तफसील बता दो अगर नाम जानते हो तो। हाँ, उसको बोलो अपने बहन भाइयों के सबके नाम बता दे और हमारा मकान नंबर क्या, हमारा मकान नंबर क्या है, हमारे घर की निशानी बता दो। मुझे पता तो लगे कि वाकई बच्चा तुम्हारे पास है। मुझे तो और भी लोगों की कॉलें आ रही हैं। भाई जो बात है ना गलत, वो मैं तुमसे नहीं करेगा। मैंने तेरा बच्चा उठाया नहीं है, मैं कहूँ फलां निशानी है तुम्हारे घर की, तुम्हें चक्कर में जो काम मैं कर सकता है मैं आपको गलत बयानी नहीं करेगा। अच्छा, बच्चा कहाँ से उठाया है, किसने उठाया फिर? देखिए मैं चौकीदार है। अच्छा, मेरा काम है चौकीदार का। जिसने उठाया और उठा के कमांडर के पास छोड़ दिया, उधर बच्चा जमा है। मैं बच्चे से इतना पूछ सकता है शाम को भी आपका बहन भाई कौन है, क्या नाम है, ताकि मैं आपको बता दूं। ऐसे मैं गलत बात अच्छा, बच्चा आपसे मिलता तो है ना? अगर तुम मेरे लिए अच्छा कर रहे हो तो मेरे बच्चे को बगार है। आप मैं बगा रहा है आप मुझे एक और बात बताएं। कल आपने मुझे ये बोला था 9 बजे पैसे आ जाएं, 10 बजे बच्चा आपके घर पहुंच जाएगा। जब बच्चा खैबर एजेंसी में है तो तुम्हें 9 बजे पैसा मिलेगा, 1 घंटे में बच्चा मेरे घर में तुम कैसे पहुंचाएगा? देखिए बच्चा पहुंच जाएगा, बच्चा तेरे से खुद कहेगा मैं फलां गाड़ी पे बैठ चुका हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता। मेरी बात सुनो, जब एक तुम मुझे ये कह रहे हो कि बच्चा 9 बजे पैसे दो, मेरे हाथ में 9 बजे पैसे आ जाए, 10 बजे बच्चा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, ये कैसा, ये कौन सा फार्मूला है? इसलिए तुम्हारी बातें झूठी लगती है ना कि तुम एक सच्ची बात नहीं बता रहे हो। सच्ची बात बताओ, पैसों की कोई बात ही नहीं। तुम जहाँ बोलेगा तुम्हें पैसा मिल जाएगा। शाहजेब को घर से गए हुए 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। CPLC और एंटी सेल अगवाकारों के नंबर मौजूद होने के बावजूद अभी तक मुबैना मुल्जिमान तक नहीं पहुंच सके हैं। दिलचस्प बात यह है कि शाहजेब का बाप भी इसी इदारे का मुलाजिम है जो अगवा के केसेस को हैंडल करता है। शब्बीर का दिल उस वक्त कांप उठा जब शाहजेब का बाप अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए जज्बात पर काबू न रख सका। उससे मेरी मैसेज पे बात होती रही, मैंने वही मैसेज जो है CPLC में फॉरवर्ड कर दी है। अपने DSP हमारा राजा अमजद साहब है टेक्निकल को, उसको फॉरवर्ड कर।
उसके बाद मेरे पास उसकी सुबह कॉल आई थी। उसने बोला कि अगर आप पैसे दे देते हो तो आपका बच्चा जो है हम आपको वापस कर देंगे। तो उसने जो ना मुझे यही बोला कि मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ आपका बच्चा मेरे पास है। मैंने उसको यही आगे से तकाजा किया कि आप मेरी बच्चे से बात करवा दो, जो आप बोलोगे मैं करूँगा। उसने मेरी बच्चे से बात नहीं करवाई। मैंने बोला कोई निशानी बता दो, हमारे घर की कोई निशानी बता दो, मेरे घर का एड्रेस बता दो, मैं कहाँ रहता हूँ। तो उसने मुझे आगे ये बोला कि बच्चे के पास तुम्हारी शनाख्ती कार्ड की कॉपी थी। शाहजेब की मां अपने बेटे का रास्ता देखती रहती है और उसकी आंखों से आंसू जारी रहते हैं। बस बच्चे आपस में झगड़े हैं तो बच्चों ने अब्बू को बताया तो अब्बू ने डांट दिया और 2 थप्पड़ मार दिए। इस वजह से अब्बू फिर उसके बाहर चले गए। फिर शाहजेब उठा और उसने फ्रिज से पानी निकाला, पिया। बोलता है अम्मी मैं छोटे भाइयों को ले आऊं। मैंने बोला नहीं, उनको मैंने बोला था कि खाला के घर चले जाना। इतनी बात हुई है, मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरा बेटा घर से चला जाएगा। एक ये जो तासुर है सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान में कि बच्चे गुम हो जाते हैं, घरों से भाग जाते हैं। लड़की के लिए है तो लड़की शादी कर लेगी, उसका अफेयर होगा। अगर लड़का गुम है 13, 14, 12 साल का तो जी वो भाग गया है, खुद मर्जी से भाग गया। ठीक है, अगर वो भाग भी गया है तो मिसिंग की डेफिनेशन तो ये है अगर वो वालिदैन से राब्ते में वो मिसिंग है। तफ्तीश तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन अफसोसनाक अमल ये है ना कि आपने कानून खुद बना लिया है, आपने खुद डिस्क्रिमिनेशन कर दी है, खुद आपने तफरीक बरतना शुरू कर दी है कि किस केस की एफआईआर काटेंगे और किसकी नहीं काटेंगे। आप खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि ये भागा होगा, ये किडनैप नहीं हुआ होगा। अगर किसी असर रसूख वाले का, किसी सरमायादार का इस मुल्क में बच्चा गायब हो जाता है तो एफआईआर उसके घर जाकर रजिस्टर की जा रही होती है, उसकी ट्रीटमेंट ही कुछ और होती है, उस पर सारी एजेंसी, सारी तफ्तीशें हो रही होती है, हर कुछ हो रहा होता है जो कि होना चाहिए एक बच्चे के केस के ऊपर, उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन हमारे मुल्क में जो बच्चे गुम होते हैं उसमें 99% जो केसेस हैं वो मतवसत तबके के हैं, वो लो इनकम एरियाज़ के हैं, वो गरीबों के हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी एफआईआर दर्ज तो दूर की बात है, रजिस्टर नंबर 2 में भी एनसी रिपोर्ट दर्ज करने से गुरेज किया जा रहा होता है। उन्हें यह मशवरा दिया जा रहा होता है कि जाइए अपने बच्चे को खुद तलाश कीजिए, अगर वो नहीं मिला तो फिर हम कुछ करेंगे। मेरी बस हुकूमत से, अपने एसएसपी साहब से, वज़ीर आला से, गवर्नर साहब से, मेरी सबसे यही अपील है कि जितना हो सके मेरी हेल्प की जाए, मेरा बच्चा बाजियाब करवाया जाए। और मेरी सबसे यही अपील है, अगर मेरा बेटा भी सुन रहा है, किसी मुश्किल में है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे। और मेरा बेटा अगर सुन रहा है ना तो जल्द से जल्द घर आ जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। शाहजेब की तलाश में एक गैर सरकारी तंजीम भी शाहजेब के वालिद की मदद कर रही है। उस तंजीम ने शाहजेब की गुमशुदगी के इश्तिहार छपवाकर पूरे शहर में चश्मा करवा रखे हैं। शब्बीर की दुआ है कि शाहजेब जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जा सके ताकि उसके वालिदैन के दिल को सुकून मिल सके। शब्बीर ने CPLC और दीगर मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि शाहजेब की बाजियाबी के लिए हर मुमकिना कोशिश करें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुजरावाला में एक ऐसी मां को देखा है जिसके छोटे छोटे बच्चे एक वक्त की रोटी को भी तरस गए थे। बच्चों की परवरिश का बोझ माँ बाप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। यह है शहनाज बीबी की दुख भरी दास्तान। आसिफ जेर तामीर मकान में मजदूरी कर रहा था। शाम को काम खत्म हुआ तो उसने प्लॉट पर आरजी हौस के पानी से मुंह धोया, बालों को संवारा और फिर ठेकेदार के सामने दीगर मजदूरों के साथ कतार में बैठ गया। ठेकेदार ने जल्दी जल्दी सब मजदूरों का हिसाब किताब किया। आसिफ को पैसे मिले तो वो वहां से रवाना हो गया। फिर आसिफ ने रास्ते में अपना पुराना सा मोबाइल फोन निकाला और शहनाज को फोन करने लगा। शहनाज आंगन में रोटियां बना रही थी। शहनाज ने फोन उठा लिया। हेलो,
कहाँ था तू आज सारा दिन से? तूने कोई फोन ही नहीं किया। हाँ तो कैसे करता, टाइम ही नहीं मिला। मजदूरी नहीं करता क्या? अच्छा, अब मुझे ये बता करना क्या है? अरे करना क्या है, देख मेरी बात सुन, घर वाले तो कभी नहीं मानेंगे, उनसे तो बात करना ही बेकार है। तो फिर क्या, हम चल के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो क्या होती है? अरे तू भी ना, जज के सामने भी शादी होती है। लेकिन तू मुझे रखेगा कहाँ? तेरे घर में तो तेरे बहन भाइयों का टब्बर है। अच्छा एक काम कर, तू अभी आ सकती है घर से बाहर? हाँ, मगर क्यों? तो फिर तू ऐसा कर, आ जा, मैं भी 10 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। मैं तुझे घर दिखाता हूँ। घर? हाँ घर, मैंने घर किराए पे ले लिया है। चल ठीक है। शहनाज का ताल्लुक एक इंतहाई पसमानदा घराने से था। शहनाज के बाप ने शहनाज की मां को तलाक देकर कहीं और शादी कर ली थी और तलाक के बाद शहनाज की मां शहनाज समेत अपनी 4 बेटियों को हालात के रहमो करम पर छोड़कर शादी रचाकर बैठ गई थी। शहनाज ने लोगों के घरों में कामकाज शुरू करके अपनी जिंदगी का आगाज किया था कि इसी दौरान उसकी मुलाकात आसिफ से हो गई थी, जो मेहनत मजदूरी करता था। फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज करके जिंदगी शुरू की, मगर गुर्बत और अफलास की वजह से कुछ ही अरसे में आसिफ के सर से मोहब्बत का भूत उतर गया था और अब वही प्यार करने वाले एक दूसरे की सूरत से बेजार हो गए थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शहनाज का शौहर सुबह मजदूरी पर जाने के बजाय मोबाइल फोन पर गेम खेलने में मसरूफ था और करीबी शहनाज का एक बच्चा रो रहा था। शहनाज प्लास्टिक की मैली सी बोतल में पानी भर के बच्चे को पिलाने की कोशिश कर रही थी और गजबनाक निगाहों से अपने शौहर की जानिब देखती जा रही थी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। समझ, तेरा बाप मर गया है। पी ले, एक तो तूने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। शहनाज गुस्से में बच्चे को एक तरफ फेंक कर पांव पटकते हुए जाने लगी तो उसके शौहर के कान खड़े हो गए। और तू पागल वागल तो नहीं है क्या? बड़बड़ लगा रखी है। करूंगी, 1000 बार करूंगी। शर्म नहीं आती तुझे? एहसास नाम की कोई चीज है तेरे अंदर? बच्चियां भूख से बिलक रही है, हमें फाके हो रहे और तू खेल खिलवाड़ में लगा हुआ है। हाँ तो क्या करूं? चोरी करूं, डाका डालूं कहीं जाके? बोल। शादी से पहले तो बड़े ख्वाब दिखाए थे, ये ला कर दूंगा, वो ला कर दूंगा। या बच्चों का तो पेट पाल नहीं सकता, बीवी की ख्वाहिशात पूरी करेगा। बेटियां बड़ी हो रही हैं, खाने को नहीं है घर में, ना कॉपी ना किताबें। आखिर तू चाहता क्या है? यार बस कर ले, बस कर ले और उठा अपनी इस औलाद को। टह टह करके दिमाग पका दिया इसने मेरा। ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आज से इसे तू संभालेगा। मैं यहाँ से अभी और इसी वक्त जा रही हूँ। आसिफ ने अपनी बीवी को रोकने की कोशिश की मगर वो हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गई। शहनाज का शौहर सटपटा कर रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बच्चा मुसलसल रो रहा था। बाप ने बेटे को गोद में उठा लिया। बच्चा शायद रोते रोते थक चुका था, इसलिए वो खामोश हो गया। अब आसिफ को अपनी गुर्बत और बेरोजगारी का एहसास हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी निगाहों में वो तमाम मनाजिर घूमने लगे जब वो सुबह से शाम तक शहर की फुटपाथों पर बैठा काम का इंतजार करता था और फिर नाकाम होने के बाद बोझल कदमों से घर की तरफ लौट जाता था। एक होटल के पास से गुजरते हुए उसका जी चाहा कि वो रोटियां खरीद ले, मगर उसकी जेब खाली थी। आसिफ टहला टहला कर अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करने लगा और उधर शब्बीर ने देखा कि शहनाज महल्ले में मौजूद दूध की एक दुकान पर खड़ी थी। वो 1 किलो दूध दे दें। ओ सफदर भाई, पैसे कल दूंगी। दूध वाला किसी सोच में पड़ गया। उसने एक नजर शहनाज को देखा तो वो सारी सूरत हाल समझ गया। ठीक है, कोई मसला नहीं। कुछ और चाहिए तो वो भी ले जाओ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज का जी तो चाहा कि डबल रोटी या पापे भी ले ले, लेकिन उसकी हिम्मत न पड़ सकी। उसने दूध पर ही इक्तिफा किया और दुकान से लौटकर घर आ गई। चारपाई पर लेटे हुए शौहर ने एक नजर बीवी को देखा, लेकिन बीवी से कुछ पूछने की हिम्मत न पड़ सकी। शहनाज ने दूध एहतियात से एक तरफ रखा
और बच्चे के पास लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। शदीद गुर्बत, किराए का मकान और बेरोजगारी ने शहनाज को तोड़ कर रख दिया था। 2 बच्चियां स्कूल जाने की उम्रों तक पहुंच गई थीं और 2 बच्चियां अभी गोद में थीं। शौहर की मुसलसल बेरोजगारी और रोज रोज के झगड़ों ने शहनाज का जहन माऊफ करके रख दिया था। फिर एक दिन शहनाज ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि शहनाज एक लड़के के पास बैठी थी जो कोई दरखास्त लिखने में मसरूफ था। लड़के ने दरखास्त लिखकर शहनाज के हवाले कर दी। ये लो खाला, लिख दी दरख्वास्त। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। शब्बीर को लगा जैसे शहनाज ने अपने शौहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया था। लेकिन क्या तलाक लेने से शहनाज के माली हालात बेहतर हो सकते थे? ये वो सवाल था जिसने शब्बीर के तजस्सुस में मजीद जिंदगी। शहनाज शब्बीर को अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी कि किस तरह उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक देकर शहनाज और उसकी 3 बहनों को बेसहारा छोड़ दिया था। शहनाज बात करते हुए 1-2 बार अपनी हालत ज़ार पर मुस्कुराई भी, लेकिन जल्द ही दुखों ने उसकी आंखों में जगह बना ली और उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। शहनाज का कहना था कि उसने बच्चियों की तालीम के लिए उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया था। भाई ये मजबूरी थी कि मैंने शादी की थी, जैसे किराए पर रहते हैं, साढ़े घर के खराजात जो वो नहीं पूरे होते। फिर ये सोचा सी कि बच्चे चलो उथे दे उन्हें इनके पढ़ जान दे, उन्होंने मुस्तकिल बन जाएगा। ऐस मजबूरी तो जरा नहीं इनके बच्चे उथे छड़े है। नहीं मेरे बहन भाई कोई भी नहीं, मैं अपनी मर्जी से शादी की थी ना, इसलिए कोई बहन नहीं तामन करता, कोई भाई नहीं तामन करते। बंदा मेरा भी मिस्त्री पीछे दिहाड़ी करता, 300-400 रुपया दिहाड़ी लिया, उन्हें की बनता। शब्बीर का कहना है कि कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी औलादों को एक लम्हे के लिए भी अपनी निगाहों से ओझल कर सकें, लेकिन बदतरीन गुर्बत इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां वो खुद अपनों से बिछड़ने का फैसला करता है। यही कुछ शहनाज के साथ भी हुआ। फिर एक दिन शब्बीर ने देखा कि 2 बेटियां चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करने के बाद शहनाज अपनी बच्चियों को याद करके रो रही थी और फिर न जाने कब उसे नींद आ गई। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि चिलचिलाती धूप में एक शख्स बेतहाशा दौड़ता जा रहा था और लोग उसका पीछा कर रहे थे। शोर शराबा सुनकर लोग घरों से निकल आए और जब उन्होंने ये सुना कि लोग किसी डाकू का पीछा कर रहे हैं तो वो भी डाकू पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। लेकिन डाकू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसके हाथ में पिस्तौल था। अगर उसे किसी ने सामने से रोकने की कोशिश की तो वो उनको पिस्तौल से डराता हुआ अपना रास्ता बनाता रहा। जिस इलाके से ये डाकू वारदात करके भाग रहा था उसकी गलियां पतली थीं। लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिलाखिर डाकू ने हवाई फायरिंग कर दी, जिससे लोग पीछे हट गए और फिर डाकू मोटरसाइकिल पर रफू चक्कर हो गया। ये औरंगी टाउन में मोमिनाबाद थाने की हुदूद का वाकया था, जहां आए रोज डकैतियां पड़ रही थीं और वहां के मकीन काफी परेशान थे, जबकि पुलिस डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश में मुब्तला थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि असलम और इमरान नामी 2 आदमी आपस में किसी बहस में उलझे हुए थे। ये एक खस्ता से घर का उजड़ा हुआ कमरा था। अबे अब जेब से निकालेगा भी क्या निकालूं? कुछ मिला ही नहीं, बस ये 2 अंगूठियों के अलावा। अच्छा एक बात बता, तूने इस घर की रेखी कैसे की थी? अबे माल तो बहुत था घर में, और जब तू अंदर चला ही गया था तो बस रहने दे, मेरी बात मान। ये इलाका छोड़ या ये काम छोड़ दे। अबे तू तो पहले दिन से ही बुज़दिल है, किसी दिन मरवाएगा हमको। अब कुछ और करना पड़ेगा। क्या करेगा? बस तू देखता जा, इस बार कोई बड़ा हाथ मारना है। अबे लोग अब घर के दरवाजे अंदर से बंद रखते हैं, दीवार कूद के जाएगा। हाँ, दरवाजे से जाएंगे हम, और वो भी बड़ी शान से। यार मेरा मत्था खराब नहीं कर, मुंह सूख रहा, जरा पुड़िया निकाल के दे। असलम अभी गुटके की पुड़िया इमरान को दे ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी।
इससे पहले कि वो दोनों भाग जाते, दरवाजा खुल गया और अंदर जो दाखिल हुई वो पुलिस नहीं बल्कि एक औरत थी। अरे समन तू? भाई मैं बहुत मजबूरी में आई हूँ आपके पास, मुझे 2000 रुपए चाहिए। ले भाई सुन, इसकी जेब में 2 रुपए नहीं है और ये मांग रही है 2000 रुपए। भाई मैं आपकी पाई लौटा दूंगी, सारे पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन मुझे इस वक्त 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। अबे वापस करने की बात कौन कर रहा है? अच्छा तू बैठ, तेरे से काम की बात करनी है। बैठ बैठ, तू जा भाई, मुझे जरा इससे काम की बात करनी है। औरंगी टाउन की रिहायशी समन 3 छोटी छोटी बेटियों की मां थी। एक बेटा फौत हो चुका था और शौहर असलम के साथ एक कारखाने में मजदूरी करता था। समन उसका शौहर असलम की वारदातों से बाखबर थे और उनका आपस में मेलजोल था। हैरान कुन तौर पर असलम ने समन को डकैती की वारदातों के लिए तैयार कर लिया था। बात सुन, हर वारदात पर तुझे मिलेंगे पूरे 5000 रुपए। बस तू किसी बहाने दरवाजा खुलवा दीजो, बाकी काम हमारा है। असलम ने समन को सुनहरे ख्वाब दिखाकर शीशे में उतार लिया था और समन ने डकैती में साथ देने की हामी भर ली थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि दोपहर के वक्त समन एक गली में थकी थकी सी पैदल चल रही थी। फिर वो एक दरवाजे के चबूतरे पर बैठ गई। दरवाजा बंद था मगर घर की खिड़की पर एक बच्चा खड़ा हुआ था। उसकी गेंद बाहर चली गई थी। बच्चे ने समन को देखा तो उससे गेंद उठाने के लिए कहने लगा, आंटी आंटी बॉल दे दें। समन ने बच्चे की आवाज सुनी तो पलटकर खिड़की की तरफ देखने लगी। कहाँ है? वो सामने पड़ी है। तुम खुद उठा लो। नहीं आंटी, अगर मैं बाहर निकला अम्मी मुझे मारेंगी। अरे मैं बता दूंगी दरवाजा किस तरह खुलता है, तुम आओ ना गेट पर, आ जाओ। अच्छा आंटी। समन दरवाजा खुलने का बेताबी से इंतजार करने लगी। उधर उसके कानों में कुर्सी घसीटने की आवाज आई और फिर शायद बच्चे का पांव ऐसा फिसला कि वो कुर्सी समेत गिर गया। शोर की आवाज सुनकर उसकी माँ जाग गई और हाय मेरा बच्चा कहते हुए बच्चे की तरफ लपकी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? किसने कहा था तुम्हें कुंडी खोलने को? अम्मी बॉल बाहर चली गई थी। किसने कहा था कुंडी खोलने के लिए? अम्मी आंटी ने। कौन सी आंटी? समन ने अंदर से आने वाली आवाजों को सुना तो जल्दी से दरवाजे से हटकर एक तरफ खड़ी हो गई। वो बाहर बैठी है। हाय मेरे खुदा! बच्चे की माँ ने घबराहट में जैसे ही दरवाजा खोला, समन जो दरवाजे के करीब ही खड़ी थी बिजली की सी तेजी के साथ दरवाजे की तरफ लपकी। कहाँ घुसी चली आ रही हो? वो बहुत धूप हो रही है, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दे मुझे। बच्चे की माँ ने ऊपर से नीचे तक समन का जायजा लिया और फिर दरवाजा खुला छोड़कर जैसे ही अंदर गई, समन वहां से रफू चक्कर हो गई। करीब ही असलम और इमरान छुपे खड़े थे। घर के अंदर दाखिल हो गए और असलम ने बच्चे के मुंह पर हाथ रखकर अंदर से कुंडी चढ़ा ली। उधर शब्बीर ने देखा कि समन बड़े इत्मीनान से रक्शे से उतरकर अपने घर में दाखिल हुई तो उसका शौहर मौजूद था। अरे तू कहाँ गई थी? सिलाई कढ़ाई का काम ढूंढने निकली थी। और तुम आज जल्दी क्यों आ गए कारखाने से? तबीयत खराब हो रही थी। असलम भाई आए थे कारखाने? नहीं, बहुत छुट्टियां करने लगा था, आज भी गायब था। ओहो, सिलाई के कपड़े तो मैं वहीं भूल कर आ गई। तुम यहाँ घर में बैठो, मैं काम लेकर आती हूँ। पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को। ठीक है जाओ। ये ले भी तेरे हिस्से के 3000 रुपए। 3000? लेकिन बात तो 5000 की हुई थी ना। अबे तो दरवाजा तूने थोड़ी खुलवाया था, वो तो खुल गया था खुद ही, इसलिए आधा हिस्सा होता है। चुपचाप रख ले। रखो अपने पास, जरूरत नहीं है मुझे इन पैसों की। समन गुस्से में पैसे फेंक कर बाहर निकल आई। असलम और उसका साथी उसे रोकते रह गए लेकिन समन ने पलट कर नहीं देखा। अबे जाने दे। समन डकैती की वारदात पर हिस्सा कम मिलने से काफी नाराज थी और उसने असलम से मिलना जुलना तकरीबन बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन असलम उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले आया। एक दोपहर जैसे ही समन एक घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर दाखिल हुई तो खातून खाना उसके इरादों को भांप गई और उसने डाकू डाकू का शोर मचा दिया। समन गड़बड़ा गई। उसने औरत पर काबू पाने के लिए पिस्तौल निकाल लिया और उसे पिस्तौल के बट से मारने के बाद भागने के लिए घर से जैसे ही बाहर निकली, महल्ले पड़ोस की औरतें, मर्द और बच्चे
शोर सुनकर पहले ही गली में निकल आए थे। समन लोगों को डरा धमका कर भागी। कुछ लोगों ने, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थीं, हिम्मत करके समन को पकड़ लिया। चालाक डाकू हसीना बिला आखिर डकैती की वारदात करते हुए पकड़ी गई थी और उसके साथी रफू चक्कर हो गए थे। पुलिस डाकू हसीना को थाने ले जाने के लिए तैयार थी कि ऐसे में शब्बीर भी वहां पहुंच गया। हर पकड़े जाने वाले मुलजिम की तरह डाकू हसीना भी अपनी मजबूरियां बता रही थी और ये है वो मनाजिर। असलम भाई लोगों के और इमरान भाई लोगों के मैं घर गई थी। उन्होंने मेरी बेटी रख ली थी। उन्होंने कहा ये काम कराओ और बेटी और 5,000 रुपये ले जाओ, और अगर किसी को बताती हो या कुछ करती हो तो तुम भी उड़ी और तुम्हारी बच्ची भी। तो फिर उन्होंने बस यही बोला कि देखो तुम भी अपने बच्चों की मुस्तकबिल बना लोगी, तुम्हें कुछ पैसे हम दे देंगे, सिर्फ तुम्हें दरवाज़ा खुलवाना है बस। मुझे डर लगता था, मैंने उनको मना भी किया था, ये लोग मुझे सामान नहीं देते थे। जब कल इन देखा कि मैं पीट रही हूँ उस औरत से और इस तरह का कोई हाल हो रहा है, तो इन लोगों ने मेरे हाथ में सामान दे के इसको मार। मैंने तब भी उसको सिर्फ मतलब पीछे का हिस्सा मारा, और जब लोगों ने मुझ पे पथराव शुरू किया या लोगों ने मुझे मारना पीटना शुरू किया, तब मैंने हवाई फायरिंग की। शब्बीर के सामने अपनी बेगुनाही और मजबूरी की दास्तान सुनाने के बाद ये मुबैना डाकू हसीना लेडी पुलिस की हिफाजत में ले जाई गई और ये है वो मनाजिर। डाकू हसीना का रिमांड लेने से पहले पुलिस अफसर ने इस डाकू हसीना के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये 2-3 लेडीज हैं, 2-3 लड़के हैं, इनके साथ हैं, ये पक्के हैं और ये बड़े बाला अफसर ने हमारे को हदायत की है इनको पकड़ो। ये अफसरों की मदद से, उनकी काविश से ये हमने काम किया। ऐसे चोर ने सारा इसमें मुजाहरा किया, उसने अपने बंदे छोड़े, इंटेलिजेंस छोड़ी और उसने कामयाबी की। शब्बीर को मालूम हुआ है कि समन को डाकू बनाने वाले उसके मुंह बोले भाई पुलिस से छुपते फिर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने भी अहद कर रखा है कि वो डकैती की वारदातों में मुलव्विस समन के साथियों को एक दिन जरूर गिरफ्तार कर लेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।